बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं, ठीक हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट वीक जो हमने लास्ट क्लास कंडक्ट की थी वो एक यूनिट था, और वो एक यूनिट मेरे लिहाज से मुकम्मल तौर पे नाकाफ़ी था इस क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए, जो कि स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी कि जिनको फोकस करके समझना नहायत ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग अब हर लिहाज से, जहनी जिस्मानी हर लिहाज से हमारे साथ मौजूद हैं। जो कि यहाँ फिजिकल सेटअप में मौजूद हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और जो लोग ऑनलाइन सेटअप में हैं वो भी मेंटली मुकम्मल तौर पे मेरे साथ मेरी बात को गौर से सुनेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं जो बात डिलीवर करना चाहता हूँ उसको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, किसी भी चीज़ को रटवाया ना जाए। और अगर किसी चीज़ को वक्ती तौर पे रटवाया, जैसे कि मुझे याद है लास्ट क्लास में मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन पहले कहा, फिर मैंने आपके चेहरे देखे, आप नहीं थे, किसी और के चेहरे थे यहाँ पर। मुझे चेहरे देख के ख्याल आया, और मेरा मिजाज भी नहीं है ऐसा, अब तो आपको अंदाजा हो चुका है, तकरीबन 3 4 5 महीने हो गए पढ़ते हुए, 3 4 5 महीने। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना चाहते हुए भी आपको बता दूं, और मैंने बताई, लोगों ने मेरा साथ दिया। अभी भी मुझे यकीन है कि मेरा साथ देंगे आप सब लोग। कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाज़ाहिर एक लफ्ज है, और क्या है, मैंने ये भी बताया कि वो सामान जो असल में हमारे पास से चला गया, कहां चला गया, खराब हो गया, नहीं, असल में वो सामान हमने बेच दिया। तो जब उस सामान को बेचा तो उस सामान की दो प्राइस हैं। एक वो जिस पर हमने उसे ओरिजिनली खरीदा था, दैट इज कॉस्ट प्राइस, और एक वो जिस पर हमने उसे बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो मेरा बच्चा, सेलिंग प्राइस वाली अमाउंट तो सेल्स कहलाती है। सेलिंग प्राइस सेल्स है, रेवेन्यू है। जो पैसे तुम जनरेट कर रहे हो, कमा रहे हो, वो तुम्हारा रेवेन्यू है, आमदनी है, सेल्स है। बट वो जो जिस प्राइस पर तुमने उसे परचेस किया था वो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। क्या बोला? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जिसमें परचेज भी शामिल है, अभी मैं उसका नाम दोबारा लेता हूं, उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, और उसका नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। अच्छा, मैंने क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा है तो मैं जानबूझ के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल रहा हूं, वरना आप अपने पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल के वर्ड भी देखेंगे। अब बात यह है कि पता नहीं आपने इस चीज पे कितना गौर किया किया या नहीं किया, लेकिन चलें मैं आपको याद दिलाता हूं। आइए, सबसे पहले तो मुझे आप कुछ डिफरेंशिएशन करनी है, मुझे ना कुछ, मुझे दोनों सवालात में जो इससे पहले पढ़े और अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें फर्क करना है मुझे। मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी अकल के मुताबिक काम कर चुके हैं, वर्कशीट भी टैली है, लेकिन फिर भी मुझे बोलने का शौक है। नहीं, कोई फजूल शौक नहीं है, खुदा ना खास्ता, आपके काम की बात है। अल्लाह करे आप कॉन्सेप्ट आपस में पढ़कर डिस्कस कर चुके हो, आपके दरमियान इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है माशाल्लाह, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं। लेकिन उसके बावजूद बीइंग अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसको पूरा कर रहा हूं। मेरे बच्चों, आपने इससे पहले जो सवालात अटेम्प्ट किए, सबसे पहली वर्कशीट का क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन 27, ओके जी। 25, ओके जी। क्वेश्चन 25 स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं आपके सामने। जी जी सर, टैली हो चुका है, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि टैली हो चुका है, लेकिन मेरे सवाल को स्क्रीन पर लाने का मकसद कुछ और है। ये लीजिए जनाब। चलिए प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए,
क्वेश्चन 25 जो कि जिसके आप वर्कशीट बना चुके हैं। पहली बात तो ये कि इस सवाल में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल नजर नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस सवाल में मर्चेंडाइज जो नजर आ रही है, एमन मर्चेंडाइज कौन सी नजर आ रही है? ध्यान से पढ़ के बताना, सोच समझ के, इत्मीनान से, जल्दबाजी नहीं। ये जो मर्चेंडाइज तुम्हें इस क्वेश्चन में नजर आ रही है, ये कौन सी है अभी इस वक्त जो स्क्रीन पे तुम्हें सामने शो हो रही है? ऑनलाइन वाले मुझे जवाब लिख के भेज रहे हैं। सवाल समझ में आया? नहीं आया? तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है, उसमें मर्चेंडाइज लिखा नजर आ रहा है? कौन सी मर्चेंडाइज है ये? हाथ नीचे कर लें प्लीज, थक जाएंगे आप लोग। तलाल ये क्या मजाक है? मतलब फायदा नहीं, फिर नहीं पूछता मैं आप लोगों से यार। ये तो कोई ऐसी हमदर्दी तो बेकार होती है जो कि आपके दोस्त के लिए नुकसानदेह हो हवाले से। आपका हमदर्द तो पहले मैं हूं ना, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप अगर हमदर्द दवाखाना खोलेंगे तो वो फिर बंद कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा उसको। जी मैडम, नहीं पता ना? जी अरीबा, मर्चेंडाइज ओपनिंग। जी आयशा, जी मायरा, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग। जी प्यारे भाई मास, ओपनिंग है। आखिर में क्यों हाईलाइट कर रहा हूं इसे? अभी वजह समझ में आने वाली है। एमन आपको समझ में नहीं आया? अल्लाह करे आ गया हो। चले अगला सवाल बताइए, कौन सा किया है? 24। ओके, ये लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 24 पे आ गया। फिर दोबारा आंखें फाड़ लीजिए। जी रविया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजों को समझना जो है ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और समझाना भी मुश्किल होता है। रटना बड़ा आसान है। जी, इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है कहीं? हाँ, इसमें तो लिखा हुआ है ओपनिंग। उसके बाद कौन सा सवाल किया? 1, फॉर्मेट का 1। ओके, यानी 3 सवाल आपने किए, ठीक है। और इसके अलावा भी आप बाकी सवाल देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। मसलन अगर आप कहते हैं सर और कौन सा सवाल देखें, तो आइए ऐसे ही सेफ साइड 1 से 2 सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन 27, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 की वर्कशीट बना चुके हो, क्वेश्चन 24 की वर्कशीट बना चुके हो, ये क्वेश्चन 23 है, चेक करना जरा। पहले चेक तो करो क्वेश्चन कौन सा है यार, खुर्शीद जैदी। क्वेश्चन नंबर, बुक तो सामने रखो समर की, ये कौन सा तरीका है यार? 23 जो भी है क्वेश्चन नंबर, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी है? ओपनिंग। बस आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ट्रायल बैलेंस में 99% मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होती है। और आप पूरी बुक के सवाल देखते रहे बैठे हुए आराम से। ट्रायल बैलेंस में 99% मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होती है। और आज तो यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, फिर भी सर इमरान कह रहे हैं कि ये ओपनिंग है, क्योंकि सर इमरान यहाँ फटी हुई आंखों से देख रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये लाजमी कब दी हुई है? डेटा फॉर एडजस्टमेंट में है ना, इसके आगे एंडिंग नहीं लिखा, लेकिन पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझदार हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ ही कब होता है? साल के आखिर पर। तो साल के आखिर पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बताने का मकसद ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। नहीं समझ आ रहा? सब नॉर्मल है? अच्छा, अगर सब नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में होती है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एडजस्टमेंट में होती है 99%। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जो सवाल मैंने आपको घर पे असाइन कर दिया, हकीकत में मैंने तो आप पे जुल्म किया कि मुझे ये सवाल खुद करवाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह बच्चे, तो इनको 2 करने के लिए काम।
अगर आपका लेवल थोड़ा सा डाउन होता, मुझे आपका मोरल डाउन नजर आ रहा होता, मुझे लगता कि आप पढ़ रहे नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे, हालांकि कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन फिर कुछ लोगों को नहीं देखा जाता, मेजोरिटी को देखा जाता है। मेजोरिटी अगर मेरी बात सुन रही है, मेजोरिटी काम करने की कोशिश कर रही है, तो फिर टीचर का फर्ज होता है वो बच्चों को मौका दे। मैंने भी आपको मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम किया। इस सवाल की पहली खासियत, यहां मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमने लिखकर एहसान अजीम फरमाया है, पहले तो आप ये एहसान माने। अगर हम यहाँ एंडिंग नहीं लिखते तो 99% आम समझती कि ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है। हमने जानबूझ के यहाँ एंडिंग लिखा सर, लेकिन ये ड्रामेबाजी क्या है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपने यहाँ दे दी, यहाँ तो ओपनिंग होती है। बात यह है कि आज एडजस्टमेंट में आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नजर भी नहीं आ रही है। अच्छा, तो सर आपने ओपनिंग तो दी नहीं और एंडिंग दे दी, तो ओपनिंग क्या नहीं है? एजम्पशन तो मैं ये भी ले सकता हूं घुमाने और फिराने के लिए आपको कि बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है, कुछ भी माल, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं ओपनिंग है। कितनी है हमें उससे गर्ज नहीं है। सर गर्ज क्यों नहीं है, वजह बताएं। क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की एक ही नेचर है। क्या बोला? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की एक ही नेचर है। अच्छा सर, क्या नेचर है एक ही? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर है एक्सपेंस, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर होती हैं, बस दो ही बोल रहे हैं आप, इतना ही काफी है मेरी सेहत के लिए। कितनी? दो होती हैं, एक और दूसरा रेवेन्यू, इनकम। मैं शुक्रगुजार हूं जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं। आप मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश होता हूं कि जब आप मुझे रिप्लाई भेज रहे होते हैं गलत या सही। सही पे तो जाहिर सी बात है मेरी खुशी का लेवल और बढ़ जाता है, लेकिन जब आप रिप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो यकीन मानिए कि मुझे लगता है कि आप जो है वो जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से बैठ के पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो जबरदस्ती बैठे हुए ना बेचारे कि नहीं नहीं क्लास में बैठना है वरना घर वालों को बता देंगे फोन करके कि बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, ऑनलाइन अटेंडेंस कम है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो बहरहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आप में से जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। जी तलाल भाई। रेवेन्यू भाई देखे ना, जब हम जो पढ़ते हुए आए, मैं आज उस क्राइटेरिया को चेंज थोड़ी कर सकता हूं। याद करें हम एंट्री क्या बना रहे थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। पिछली 3 वर्कशीट उठा के देख लें, आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को इनकम समझते हुए क्रेडिट में लिखा हुआ है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आपने अपना एसेट माना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की दो नेचर है, ये आज कहां लिखी नजर आ रही है? तो यकीनन ये हमारा एसेट है। फटी हुई आंखों से देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आगे क्या लिखा है? एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग मींस ये हमारा। सर एसेट क्यों है? ये इनकम भी तो होता है। इनकम होगा तो कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट। और ये कहां नजर आ रहा है? सर तो ये तो गलत हो गया, आपने बोला था एंडिंग की दो नेचर होती है और आज दीवी है सिर्फ एक, एक कहां गई? तो अब जवाब है ना उसका। अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं तो सुने। आज यहां ओपनिंग भी गायब है और एंडिंग का दूसरा इफेक्ट भी गायब है। अब समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? आज यहां ओपनिंग इन्वेंट्री भी गायब है और एंडिंग इन्वेंट्री का दूसरा इफेक्ट भी गायब है। दूसरा इफेक्ट किस चीज पर? क्रेडिट, इनकम साइड वाला इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। और ओपनिंग का इफेक्ट क्या होता है? एक्सपेंस। इसका मतलब है एक्सपेंस और इनकम गायब हुए में। और अगर एक्सपेंस और इनकम गायब हुए हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया वो दोनों बंद हो गए हैं कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। वो दोनों बंद हो गए हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। जब वो उसके अंदर बंद हो गए तो अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर कैसे बंद हो गए? मैंने आपसे कहा था, याद करें। फर्ज करें साल के पहले दिन मेरे पास माल है 10,000 रुपए का। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? 10,000 का माल है बेचने के लिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। पूरे साल में मैं और माल खरीदूंगा? नहीं, नहीं खरीदूंगा, बस दुकान बंद कर रहे हैं अब हम। और खरीद लूं? 90,000 का खरीद लिया।
अब कितने का सजा के बैठे, कितने का सजा के बैठे? 1 लाख। नहीं समझ आ रहा। 10,000 रुपीज का स्टार्टिंग पर है और 90,000 का फर्दर परचेज किया, तो कितना मौजूद है अब आपके पास? 1 लाख रुपीज का फॉर सेल। आप बेचने के लिए 1 लाख रुपए का माल रख के बैठे हुए। ईयर एंड पर आपके पास 20,000 का सामान स्टिल मौजूद है। अभी तो कितना था और अब कितना मौजूद है? 20,000। बाकी कहां गया? आग लग गई? हाँ, डाकू ले गए? नहीं, बाकी आपने, इसका मतलब है 80,000 कॉस्ट, 80,000 मालियत का सामान हमारे पास से। तो गौर तो करो, सिर्फ प्लस माइनस पे गौर कर रहे हो? गौर तो करो कि इस 80,000 के अमाउंट निकालने में ओपनिंग परचेजेस के साथ हुई प्लस, परचेजेस की नेचर बकी है, ओपनिंग उसके साथ हुई, इसका मतलब है दोनों की नेचर सेम थी जब ही हुए, प्लस। सर समझ नहीं आ रहा, आप बोल के तो देखें एक बार। नहीं आ रहा, मैं समझा भी नहीं रहा। ओपनिंग की नेचर बोलें क्या होती है, परचेजेस की नेचर भी, दोनों क्या हुए? प्लस। सर कब हुए? अभी मैं बोल रहा था, आप नशे में सो रहे थे। अभी मैंने बोला 10,000 का सामान साल के पहले दिन, फिर आपने 90,000 का और खरीदा, दोनों को क्या किया? क्यों किया? माइनस कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, कोई ना कोई लॉजिक है ना। दोनों के वालिद मोहतरम का नाम है एसेट। मुझे ऐसा लगा किसी ने एसेट कहा, जंगल से आवाज आई मुझे। जी, दोनों की नेचर है, दोनों प्लस हो गए। कहा 1 लाख रुपीस का माल मौजूद है, क्या करने के लिए? और फिर माइनस कर दिया 20,000 का सामान। माइनस क्यों किया? अपने आप से सवाल करो ना। वो तो सही है, बच गया, लेकिन 20,000 का जो सामान बचा वो इस साल का एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस नहीं है तो इसलिए माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है हाँ वो एसिड है, अब उसका सिर्फ एसिड के तौर पे इफेक्ट जाएगा, अब उसे इनकम के तौर पे लिखने की जरूरत, क्योंकि उसका इफेक्ट ऑलरेडी तुम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट कर चुके हो। इनकम का ही तो इफेक्ट हुआ, जब भी तो तुम्हारी एक्सपेंस कम हो गया। तुमने 20,000 से क्या किया उसे, जब कम किया तो तभी तो तुम्हारा खर्चा 80,000 आ रहा है, वरना तुम्हारा खर्चा कितना होता? 1 लाख। जब तुम अपने खर्चे को 20,000 से कम कर रहे हो तो इनकम के इफेक्ट की वजह से ही तो कर रहे हो। 20,000। जी, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। बोले मुस्तकिल बोले, जरा ऐसे रुक के नहीं बोले, प्रॉपर सवाल करें जो है। नहीं नहीं, आप सवाल करें, मैं सुन रहा हूं आपकी बात मेरा बेटा। एग्जैक्टली exactly. बिक गया, और वो 80,000 ही असल में खर्चा है, लेकिन हम एक्सपेंस कह रहे थे 1 लाख को, तो 20,000 हमारी इनकम ने उसे एडजस्ट कर दिया ना। इनकम एडजस्ट नहीं हुई उसके साथ, वरना ऐसा करो 1 लाख अलग खर्चा लिख लो, 20,000 को अलग इनकम कह दो, फिर भी आपके दोनों एडजस्ट होके क्या बनेगा? 80। अबे इडियट, 20,000 को एडजस्ट कर रहे हो तुम अपने एक्सपेंसेस के साथ, तुम उसको अपनी इनकम अलग से कहो और 1 लाख को अलग से एक्सपेंस को, बाद में एक्सपेंस और इनकम लड़ाई तो करेंगे या नहीं? 80 इनकम होगी, 80 एक्सपेंस हुआ। वैसे एक्सपेंस कितना था? 1 लाख। आपकी 20,000 इनकम ने आपके एक्सपेंस को कम कर दिया ना। एंडिंग इन्वेंट्री आपकी आपकी जो हम उसकी नेचर क्या कहते हैं, इनकम, इसीलिए तो कहते हैं कि वो हमारे एक्सपेंस को क्या करती है? कम। असल में ये थोड़ी कहा जा सकता है कि एंड पर माल बच गया तो हम बोले बड़ी माशाल्लाह आमदनी हो गई, बहुत माल बचा है इस मर्तबा, जितना खरीद के लाए थे सारा का सारा बच गया। बेवकूफ होगा वो शख्स जो एंड पर बचा हुआ माल देख के बोले मैंने 5 लाख का माल खरीदा था, 5 लाख का बचा हुआ है, बहुत आमदनी हुई माशाल्लाह। अबे भाई 5 लाख का सामान खरीदा था, 4 लाख का चला गया, 1 लाख का बचा हुआ है, 5 लाख के माल को खरीदते हुए माना था अपना एक्सपेंस, 1 लाख का जो बचा वो एक्सपेंस, उसे इनकम कहेंगे तो 5 लाख का इफेक्ट एडजस्ट होगा ना। आप तो खर्चा कितना लिख चुके हो? 5 लाख। अब खर्चे को एडजस्ट करना है तो 1 लाख रुपीज को क्या कहो अपनी इनकम, ऑटोमेटिकली खर्चा कितना रह जाएगा? 4 लाख। यही काम हम यहां पे कर रहे हैं।
कि आज हमारे पास कितने की गुड्स थी, 1 लाख रुपीज की, उसमें से कितने की बची। दलाल तुम नॉर्मल होके नहीं दे रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ठंडा पानी डालू तुम्हारे ऊपर। सवाल करो सवाल, हाँ सवाल करो ना, ऊपर से जा रहा तो सवाल करो, 1 करोड़ सवाल करो। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, आप ये क्यों नहीं समझ रहे मेरा बेटा कि आप जो सामान खरीद के लाए हैं, आपने खरीदते हुए उसे क्या कहा है। जब आपने एक्सपेंस कहा है और उसमें से सामान बच गया, तो अब उस सामान को आप क्या कहते हैं अपनी, नहीं अगले साल की इनकम बनेगा, लेकिन इस साल खर्चे को करो कम। तो खर्चे को कम कौन सी चीज करती है, जो आपके लिए रखती हो इनकम जैसी नेचर। यानी आप उसे या तो मान लो अपनी इनकम, या फिर आप एक्सपेंस को कर दो कम। तो जब आप एडजस्ट कर दोगे 20,000 उसमें से, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे ना इनकम, आप 1 लाख रुपए खर्चा लिख लो। खर्चा कितना लिखो। अब आप एंडिंग इन्वेंट्री जब लिखोगे, उसके कितने इफेक्ट लिखोगे, 2 लिखोगे ना, क्योंकि आपने खर्चा मुझे कितना लिखवाया। आप जिद हो के 20,000 रुपए माइनस ना करें, या आप 20,000 माइनस करने के बाद समझ नहीं पा रहे कि वो 20,000 का इफेक्ट कैसे आया। यही मसला है ना आपके जहन में। तो मैं कह रहा हूं मत माइनस करो भाई। कितने का माल था पहले से 10,000, और कितना खरीदा, कितना हो गया टोटल खर्चा 1 लाख रुपए। आप सब मेरे साथ हैं ऑनलाइन वाले जिंदा, ओके। 1 लाख रुपए का माल है अब आपके पास। अब 20,000 का जो एंड पर बचेगा, आप उसके 2 इफेक्ट लिखना चाह रहे हो ना। जब 2 इफेक्ट लिखोगे तो सोचो, एक इफेक्ट एसेट, और दूसरा जब आप इनकम 20,000 रिकॉर्ड करोगे, तो वो जो खर्चे आप लिख के बैठे हो कितने, 1 लाख, तो ये इनकम उसे क्या करेगी, तो कितना रह जाएगा। हम भी यही कह रहे हैं, हम माइनस करने के बाद डायरेक्ट इफेक्ट ले रहे हैं 80। आप इफेक्ट डायरेक्ट लेते हुए, आप माइनस करते हुए समझ नहीं पा रहे कि आप ये बोल लो इनकम तो लिखी जानी चाहिए। वो इनकम है नहीं, इनकम के जैसा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है जी समर भाई, कॉन्ट्रा क्या, कौन है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं उसे बोल दूं कि वो इनकम के जैसा है, तो आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, करके देखने, वरना क्या नहीं चैलेंज। सवाल क्या किया, वेरी गुड। मैं नहीं बता रहा, माजरत चाहता हूं। परचेज रिटर्न की नेचर क्या है, अगर मैं बोलूं वो इनकम के जैसा है, तो आप मुझे चैलेंज करके देख लें। बात यह है, मैं ये तो नहीं कह रहा ना वो इनकम है। मैं बोलूं इनकम है, तो फिर आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। इनकम कैसे है भाई, जब आप खरीद के माल वापस करोगे किसी को, तो क्या आप ये बोलोगे माशाल्लाह बड़ी आमदनी हो रही है, नहीं। जब आप सामान खरीदते हो कहते हो हाय हुआ, और जब आप उसमें से कुछ माल कर देते हो, तो वो आपके गमों को थोड़ा कम करता है। ऐसी चीज जो आपके गमों को करे कम, वो आपकी खुशियों का बाइस होती है, और उसे रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन परचेज रिटर्न हमारे लिए इनकम नहीं है, इनकम के जैसा बिहेवियर रखने वाली चीज है। इसी तरह एंड पर बचा हुआ माल, अगर कोई खूबसूरत बोले कि एंड पर माल बचा, ये हमारी इनकम होता है, अबे इनकम के जैसा है, एग्जैक्टली वो इनकम नहीं है, इनकम के जैसा है, बिहेवियर इनकम के जैसा है उसका। यानी आप खरीदे हुए माल को कहते हो अपना खर्चा, जब एंड पर बचता है तो आप खर्चे को क्या कर दो, खर्चे को कम कर दो, या उसे मान लो अपनी बात। ये बात मैंने आपको समझाई थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पढ़ाते हुए। अगले साल का एक्सपेंस और अगले साल बिक कर वो बनेगी आपकी इनकम। जब आप उसे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस जो जनरेट होगी उससे वो अगले साल की इनकम, फिर आप उन दोनों का डिफरेंस लेके अगले साल निकालेंगे अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। जो इस साल बेची है वो हमारी इस साल की इनकम है, और एक्सपेंस जब हम एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर एक्सपेंस और इनकम का डिफरेंस लेंगे, तो हमें इस साल का सही प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। जी नूरुल फरमाएं, अब अनम्यूट करें और फरमाएं, शाबाश। सर ये आपने इतना घुमा फिरा के क्या समझाया कि एक्सपेंस रेवेन्यू और लाइक ऐसे कुछ समझ में नहीं आया मुझे। वेरी गुड, चलो आपने काफी देर में मैसेज किया, अगर आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता। अब मैं सारी बात की समरी कहता हूं, ठीक है, क्योंकि आपने जब ये कह दिया तो बात ही खत्म हो गई, इतना घुमा फिरा के समझाया।
ठीक है, तो अब मैं घुमाता फिराता नहीं हूं, मैं सीधा सीधा कहता हूं और आप मुझे बताइएगा ये क्या लिखा है बोर्ड पे, देखें आप जरा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, साथ में मेरा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ओके, एंडिंग इन्वेंट्री की कितनी नेचर होती हैं? 2। दो। एक एक बतानी है। एसिड और एसिड, इनकम। एसिड होने के लिहाज से ये कौन सी साइड पे नजर आनी चाहिए? जल्दी जल्दी जवाब देना है बेटा। डेबिट। डेबिट, और ये डेबिट में ही नजर आ रही है, इसका मतलब है इस वक्त ये हमें, डेबिट डेबिट। इसका मतलब है ये इस वक्त क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड। और इसकी दूसरी नेचर होती है इनकम, जो कि हम कहते हैं कि हम इसको सर एक्सपेंस। वॉइस कट रही है आपकी, एक मिनट अच्छा जी, दोबारा आवाज बोले। कट रही है? अब बताएं, आवाज आ रही है सही आपको? बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है? जी नूरुलैन, अब आपको आवाज सही आ रही है मेरी? जी। अच्छा सुने फिर, तो देखें जो एंड पर माल बचा आपका, उसकी दो नेचर होती हैं, एक एसेट और दूसरी इनकम। आपको यहां दूसरी नेचर लिखी नजर आ रही है, मेरा ये क्वेश्चन है मासूमाना सा, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें आप बस। आपको यहाँ एक नाम लिखा नजर आ रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जिसकी नेचर आपने खुद कह दिया क्या है इस वक्त? एसेट। इसकी दूसरी नेचर कहां लिखी है मुझे समझाओ, मुझे दिखाओ कहां लिखी है यहाँ पे। अब मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं, पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, आपको लग रहा है मैं घुमा फिरा रहा हूं, तो अब मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करता हूं। जब सवाल आपके दिमाग में रेस होगा ना, फिर आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है या नहीं। जब हम खुद से नेकी करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि अबे यार घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं सर। अब नहीं नहीं, मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मतलब मैं खुदा ना खास्ता कोई बुरा नहीं मान रहा, स्टूडेंट का हक होता है 1 करोड़ बार सवाल करना मेरा बेटा, लेकिन अब मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं। मुझे इसका दूसरा इफेक्ट दिखाओ कहां है ट्रायल बैलेंस में, कहां चली गई? बाकी बच्चों को इसका इफेक्ट देखो। अब माशाल्लाह माहम ने मुझे आंसर लिख के भेज दिया है, तहा भाई ने भी आंसर लिख के भेज दिया, फातिमा ने भी मुझे आंसर लिख के भेजा, नूरुलैन कहाँ है भाई? हाँ, इसका दूसरा इफेक्ट फिर कहाँ है, अगर नहीं है तो कहाँ है? वेरी गुड अक्सा। अबे नूरुलैन कहाँ है? दूसरा इफेक्ट तो देख ही लूंगा, नूरुलैन को बुलाओ भाई, वो कहाँ चली गई? सवाल उसी का है, उसको समझा रहा हूँ और वो ही नहीं है क्लास में। नूरुलैन, जी आरिफा वेरी गुड। नूरुलैन का इंटरनेट मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया होगा, शायद यही वजह हो सकती है। चलें बहरहाल जब वो आएगी तो मैं उसको समझा दूंगा, या वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगी। प्यारे बच्चों 4-5 लोगों ने यहाँ जवाब दे दिया, आप लोग बताएं दूसरा इफेक्ट कहाँ है? नहीं लिखा हुआ तो कहाँ है? मतलब ऐसा हो सकता है कि दूसरा इफेक्ट हो ही नहीं? अगर दूसरा इफेक्ट नहीं होगा तो फिर आपका सवाल गलत है। एग्जैक्टली यही बोलना है मुंह से। दूसरा इफेक्ट कहाँ है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर एडजस्ट हो चुका है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट एडजस्ट, और किस किस का इफेक्ट एडजस्ट हुआ? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर और उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। सर ओपनिंग ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एडजस्ट हो गई, कोई मासूम बच्चा सवाल कर रहा है ना ऐसी दिल ही दिल में, सर ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट हो गई, सर उसका दूसरा इफेक्ट कहां है? अबे खूबसूरत वो होता ही नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री का एक ही इफेक्ट होता है एक्सपेंस, और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट हो चुका है। परचेजेस का कितने इफेक्ट होते हैं? आप ये भी बोल सकते हैं हमें क्या पता परचेजेस का कितने इफेक्ट होते हैं? एक, वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट, और एंडिंग इन्वेंट्री के होते हैं 2, और उन 2 में से एक लाजिम सी बात है एडजस्ट हो, और एक उसने इसलिए लिख के दिया है क्योंकि उसका बिहेवियर है एसिड के जैसा। और हम जब बनाएंगे वर्कशीट में कौन सा कॉलम बाकी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें यहां उसको प्रेजेंट करना होगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को। आज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो क्वेश्चन में लिख के दिए, उसे इनकम स्टेटमेंट के किसी कॉलम में लिखना नहीं है। समझ नहीं आया? अभी फिर मुंह बना लिया तुमने। सर हम लिखा जब होता जब ये कॉस्ट ऑफ, ये चीज 1 मिनट अक्सा, बस नहीं होती। अक्सा 1 मिनट। हाँ बोलो। नहीं अगर ना करो, इनकम के लिहाज से कैसे लिखा हो सकता है जब आपको सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है?
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इनकम का इफेक्ट एडजस्ट, तो फिर ऊपर कैसे डबल डबल क्यों देगा वो? फिर तो सवाल ही गलत है। नहीं तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं लिखा हुआ होगा, फिर दोनों इफेक्ट दिए हुए होंगे। और आमतौर पे वो आपको ट्रायल बैलेंस में एक भी इफेक्ट देता, वो आपको एंडिंग इन्वेंट्री बताता ही कहां था? आवाज ही नहीं आई। मसूद जिंदा हो? कहां? एडजस्टमेंट में बताता था, लेकिन आज वो आपको एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नहीं बता रहा, बल्कि कहां बता रहा है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में उसका एक इफेक्ट बताया है, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। जी अक्सा, अब आप कर लें अनम्यूट। सर मैं पूछ रही थी कि अगर एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का लिखा हुआ हो तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करके और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को समरी को क्रेडिट करते हैं, तो इसका दूसरा इफेक्ट इस तरीके से कवर हो जाता है जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फॉर्म में हुआ है। एग्जैक्टली यही है ना? जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर वो दूसरा इफेक्ट कवर हो चुका है। बस यही आपने लिख के भी मुझे भेजा था और यही बात आप अभी कह भी रही हैं। सही है मेरा बेटा? अच्छा सही। शाह साहब, आपकी बातों पे मैं कुर्बान जाऊं। सर तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट में लिखें क्या? मतलब आप नए नए अकाउंटेंट हुए हैं क्या? हैं बेटे, ये डेबिट में है तो ये एक ही जगह आगे उठ के जा सकता है, दो जगह कैसे जाएगा? ये डेबिट में लिखा हुआ है तो इसकी एक ही नेचर है ना। एक वक्त में एक ही अकाउंट की दो नेचर होंगी, तो वो डेबिट में भी होगा और क्रेडिट में भी होगा। तो भाई ये इसकी एक नेचर है, इसकी दूसरी नेचर मैं समझाए जा रहा हूं क्लास में कि वो एडजस्ट हो चुकी है। हाँ भाई, मैं इनकम स्टेटमेंट भी बोल रहा हूँ, लेकिन यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ बच्चों, तलाल तुमने अपना मुंह बना लिया था, अब जरा सही होके बताओ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहाँ लिखी जाएगी? बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि आज क्वेश्चन में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बतौर क्या दी हुई है? एसिड दी हुई है। आज उसका दूसरा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एडजस्ट हो, तो हमें इनकम स्टेटमेंट में कुछ लिखने की जरूरत, इनकम स्टेटमेंट में बस जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो क्वेश्चन में दी हुई है। ये नहीं ना, ऐसा होता नहीं है ना। जब आप बोले अगर 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 तो मैं बोलूंगा मगरमच्छ, अगर के बाद मगरमच्छ आएगा खा जाएगा। उतने अगर करने जितने पॉसिबल हो, ये वाला अगर है नहीं ना। जैसे कि आप बोले सर मैं अगर पानी में रहूं 50 घंटे और जिंदा रहूं, तो मैं बोलूंगा ऐसा हो नहीं सकता। बगैर ऑक्सीजन के, बगैर किसी सामान के 50 घंटे नहीं जिंदा रह सकते। हाँ, नहीं होती ना, होती नहीं है। जब जब कोई चीज, जैसे आप मुझसे बोलो सर ट्रायल बैलेंस में कैश क्रेडिट में दिया हुआ है, तो मैं बोलूं हो ही नहीं सकता। जैसे आप बोलो सर रोड पे मछली चलती हुई नजर आए, मैं बोलूं बेटा वो मछली नहीं है, आपको मछली जैसी लग रही है वो कुछ और। समझ गए? बस ये है, ये कैफियत के ऊपर है, कैफियत। आई होप अब आपको ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करें, अटेंडेंस मार्क करें, शाबाश, अटेंडेंस मार्क करें। कुछ कह रहे हैं आप तलाल भाई? शेयर करें ना, मैं भी हंस लूं थोड़ा सा, तो कभी हमें भी हंसने का मौका दिया करें। हैं, मैं पहुंचा हूं, मैंने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाया है कि जो आप देख रहे हैं वो मछली नहीं है। जी, आपके लिए शायद हो, लेकिन घर वालों के लिए वो किसी एनाकोंडा और असदह से कम नहीं है। ओके बच्चों, ऑनलाइन वालों ने अटेंडेंस मार्क कर दी? ओके बच्चों, अच्छा जी, अगर सब अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं, ओके फाइनली अब बस इसको मुकम्मल करके आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने काम किया हुआ है वो मुझे असिस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा। पर बच्चों अब आप चेक करते हैं अपनी नोटबुक में आपने किस चीज को कहां लिखा हुआ है।
वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो काम किया हुआ है और आपकी वर्कशीट टैली हो रही है, तो इसका मतलब है आपने करेक्ट काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन वही वाली बात, क्लास में किसी ने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया ग्रुप पे जो आपका बना हुआ है, जिसपे हम नहीं है। समझ तो गए आप तो वैसे ही समझ जाते मेरे बोलने से पहले, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ बोलना पड़ा कि मैसेज वहां आया जहां पे मैं नहीं हूं, और वहां ये बता दिया गया कि ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग सिर्फ कहां लिखनी है, बैलेंस शीट में। तो बहुत सारे बच्चे बैलेंस शीट में लिख के आ गए। समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ बैलेंस शीट में क्यों लिखी है, बस बोला इसकी नेचर एसिड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो समझ आ गया कि इसका दूसरा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए आज उसको हम इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, होती तो मैं आपको बना के दिखाता आपके कहने से पहले, सही है। अब आगे बढ़ता हूं और मुझे बताओ अपनी वर्कशीट देखकर ट्रेड रिसीवेबल कहां लिखा हुआ है। फाइनल पूछ रहा हूं, फाइनल। मुझे मुझे ना आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का नाम लेके बताओगे, यानी आपने आंसर आप कैसे शेयर करो। मैं आपसे अमाउंट बोलूंगा, अगर अमाउंट चेंज हुई है तो आप अमाउंट चेंज जो हुई है वो बोलोगे और बताओगे वो इनकम स्टेटमेंट में है या बैलेंस शीट में। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल यकीनन, अच्छा भाई ऑनलाइन वाले ना BS लिख सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट में IS लिख सकते हैं, वरना थक जाएंगे भरी जवानी में। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल BS 36,000। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहां लिखा, बैलेंस शीट में लिखा, BS में लिखा, कौन सी साइड पे लिखा मेरे बच्चों, डेबिट साइड पे लिखा, BS में डेबिट साइड पर, सही है। उसके बाद फिर दोबारा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भूल चुका हूं जहरीले आदमी। बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां लिखा, बैलेंस शीट में, अमाउंट 1,40,000 लिखा, 1,00,000। हाँ नहीं, मुझे 40 की ऐसी आवाज आई, मुझे लगा 140 कोई बोल रहा है, 130,000। ओके, फिर उसके बाद आपने सेल डिस्काउंट लिखा इनकम स्टेटमेंट में। ओके, वेरी गुड। उसके बाद आपने ट्रेड BS में लिखा, सेम अमाउंट। ओके, रिपेयर एक्सपेंस की अमाउंट सेम है, इनकम स्टेटमेंट में सेम है अमाउंट। ओके, नेक्स्ट बताएं, बिल्स पेबल कहां लिखा, बिल्स पेबल कहां लिखा बच्चों, बैलेंस शीट में लिखा, वेरी गुड। और क्रेडिट में लिखा होगा यकीनन। अच्छा, अमाउंट चेंज हुई है क्या। उसके बाद सेल्स कहां लिखा, सेल्स कहां लिखा बच्चों, इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने लिखा कैश इन हैंड बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर, बगैर चेंज किए। ओके, सैलरीज एक्सपेंस चेंज हुआ, सैलरीज एक्सपेंस चेंज हुआ, कितना हो गया पहले